राजस्थान में चिकित्सा विभाग के लैब टेक्नीशियन फिर एक बार सड़कों पर है। मांग वही पुरानी है, ग्रेड पे 4200 की, जो देश के कई राज्यों में पहले से दी जा रही है। हरियाणा, उत्तराखंड, बंगाल जैसे राज्यों में कम योग्यता पर भी 4200 ग्रेड पे मिल रही है, लेकिन राजस्थान में अब भी 2800 पर काम लिया जा रहा है। संवर्ग का कहना है, हम दिन रात संक्रमण भरे माहौल में काम करते हैं। कोविड हो, टीबी, HIV या डेड बॉडी जांच, हर जगह हमारी भूमिका सबसे जोखिम भरी होती है। फिर क्यों नहीं मिल रही स्पेशल पे? उनकी मांग है स्पेशल पे को मूल वेतन का 25% किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी नहीं, जान जोखिम में डालकर सेवा है। साथ ही स्टाफिंग पैटर्न 17 साल पुराना है। काम 10 गुना बढ़ गया, लेकिन पद वही पुराने। नतीजा, न प्रमोशन हो रही, न भर्तियां। लैब टेक्नीशियन अब ये भी मांग कर रहे हैं कि MSc और PhD जैसी उच्च शिक्षा के लिए स्टडी लीव मिले और उन्हें लेक्चरर व प्रोफेसर बनने का अवसर दिया जाए। प्रश्न अब बड़ा है, क्या सरकार संवेदनशील फैसले लेगी या फिर ये संवर्ग ऐसे ही अनदेखा होता रहेगा? देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अलग अलग जिलों से यहाँ धरने पे स्टूडेंट हैं और जो कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कुछ महिला हैं, कुछ बच्ची हैं जो इस धरने पे शामिल हुई हैं, जो कि कर्मचारियों की मांग को लेके है और जो निजीकरण है उसका विरोध में ये पहुंचे हैं। कि आखिर क्या मामला है, जो आखिर स्टूडेंट हैं, बच्चे देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि ये बच्चे हैं जो स्टूडेंटों की ड्रेस में हैं, यहाँ पहुंचे हैं। आखिर कहीं ना कहीं इनके भी समझ में आता है कि गलत हो रहा है, पर हमारी सरकार के समझ में नहीं आता कि ये गलत हो रहा है। हम बात करेंगे, क्या नाम है साहब आपका? निशात अंजुम। निशा, क्या लग रहा है ये पूरा मामला कहाँ जाएगा? आखिर सरकार चाहती क्या है? हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हम जब एकजुट होकर ये चीज कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आगे तक जाएगी और सरकार को सुनना ही पड़ेगा। आखिर सरकार को निजीकरण के फैसले लेने की जरूरत क्या है? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जब इतने साल कोविड में, उसके अलावा भी हमें काफी काम में लिया इन्होंने, तो निजीकरण को ये लेके आए हैं, तो इसको बंद करना चाहिए सबसे पहले तो इनको। और जब इन्होंने बजट घोषणा में हमारी वैकेंसी के लिए बात करी थी, तो उस वैकेंसी को तो इन्होंने बिल्कुल गोलमोल कर दिया है और अभी तक हमें ऐसी कोई आगे नजर नहीं आ रहा हमारे भविष्य के अंदर कि हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए और निजीकरण को बंद करना चाहिए। देख सकते हैं, निजीकरण के बाद में है जो वैकेंसी की घोषणा होती है, पर वो वैकेंसी सिर्फ घोषणा में रह जाती है। क्या लग रहा है मैम, जो आगे आइए आप, क्या लग रहा है कि आखिर निजीकरण की रणनीति क्या सही है, क्या गलत है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भविष्य के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक खतरा है। जो आगे ये स्टूडेंट्स हैं जो DMLT कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अगर निजीकरण हो जाएगा तो फिर इनका भविष्य क्या है? हम जो 8000 में नौकरी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम बोनस के लिए, हम परमानेंट होने के लिए, इसीलिए तो हम ये नौकरी कर रहे हैं। अगर ये निजीकरण कर देंगे तो फिर ना तो कोई वैकेंसी होगी, ना कोई हमारा भविष्य होगा। तो इनको निजीकरण बंद करना चाहिए। आपने सुना होगा कि ये 8000 में नौकरी कार्यरत है। 8000 की सैलरी में आखिर होता क्या है? एक दिन में व्यक्ति की चाय का खर्चा ही मान सकते हैं महीने का। क्या लग रहा है, 8000 की सैलरी में गुजारा होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब हमने इतनी मेहनत से डिप्लोमा किया है, एक गवर्नमेंट जॉब का सपना लेकर अब हम आए थे, जब आज हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि हमारी जॉब्स तो जा रही है, तो ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय है। परिवार कितना खुश है आपकी नौकरी से? परिवार तो बहुत खुश है, लेकिन अब जब नौकरी 8000 की सैलरी से खुश है परिवार? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमानेंट हो जाए तो हम एक गवर्नमेंट जॉब का सपना लेके ये डिप्लोमा करने आए थे, लेकिन जब अब ये पता चल रहा है कि हमारे डिप्लोमा करने के बाद इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो 8000 में हम क्यों काम करेंगे? पूरे परिवार की जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी पढ़ाई कर और आज यहाँ पहुंचे हैं, तो आज यहाँ संघर्ष है नौकरी का। ये बड़ा संघर्ष है, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और सब कुछ कराया। आज जब काबिल बने तो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और नौकरी मिली तो 8000 की। कुछ स्टूडेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये बच्ची है मेरे साथ में जो पढ़ाई कर रही है, डिप्लोमा कर रही है। शायद इसकी बच्ची के समझ में आ गया है कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। उसके लिए यहाँ संघर्ष के लिए मैदान में उतरी है। क्या लग रहा है बेटा, क्या होना चाहिए?
ये निजीकरण हटना चाहिए, जिससे कि हम बेरोजगार नहीं हो। निजीकरण हो जाएगा तो हमें 8-8 हजार रुपए में जॉब करनी पड़ेगी। ये एक मजदूर की जो पैसे से भी बहुत कम पैसे मिलेंगे हमें, और हमें नहीं 5-5 साल गवाएंगे, फिर इसके बाद भी हमें 8 हजार मिलेंगे। क्या तैयारी कर रहे हो? हम डिप्लोमा कर रहे हैं, DMLT। तो तुम्हें लग नहीं रहा कि 8 हजार की नौकरी करनी पड़ेगी? 8 हजार की करनी पड़ेगी अगर निजीकरण हो जाएगा तो। देख सकते हैं कि बच्चों का सीधा ये आरोप है, जब ये निजीकरण, अब ये नौकरी कर रहे हैं जो लोग, उनको देखकर 8 हजार की सैलरी में आखिर करेंगे क्या? जिन्होंने माँ बाप ने पूरी जिंदगी पढ़ाया, कोर्स कराए, सब कुछ कराया, इनके खाने से लेके पहनने तक का पूरा खर्चा उठाया, आज मिली तो मिली 8 हजार की सैलरी, पर उसमें भी कहीं ना कहीं तलवार लटक रही है सरकार की। क्या लग रहा है कि प्राइवेट नौकरी में क्या कुछ नहीं रखा, इससे ज्यादा तो हमारी फीस लग जाती है। हम अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो सिचुएशन चल रही है उससे तो यही लगता है कि हम इससे भला तो कुछ और कर लेते, वो अच्छा रहता। आज ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि पढ़ाई करके आप पछता रहे हो? लग रहा है, घर वाले इतने कर्जा लेके हमें पढ़ा रहे, ऊपर से सरकार बंद कर रही है, तो क्या ही मतलब है जॉब करने का? क्या ही जॉब करेंगे फिर हम लोग? 8 हजार में तो खुद का ही खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, तो घर वालों को क्या देंगे? EMI को बंद करना चाहिए ना। इसलिए ये वो स्टूडेंट हैं जो कि राजस्थान के काफी दूर के जिलों से जयपुर आके पढ़ाई करते हैं, जिनका रूम का किराया ही 8 से 10 हजार रुपए है, जहां खर्चा खाने का अलग है, उसके अलावा एक स्टूडेंट का 15 से 20 हजार का आता है, वहां मिल रही है सैलरी 8 हजार रुपए। आखिर ये सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है? आखिर सरकार चाहती क्या है? ये महिला है, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? बस सरकार को जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालनी चाहिए और इस निजीकरण को बंद करना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, आने वाले बच्चों का क्या होगा आगे? बस ये आगे वाले आने वाली जो पीढ़ी है, जो इन पे पढ़ाई कर रही है, जो नौकरी की आस करके यहाँ मैदान में है, और लड़ाई जंग जारी है। अब परिवार की आशा ये है कि सरकारी नौकरी पे जाएंगे हमारे बच्चे, पर शायद ये 8 हजार की सैलरी पे। यहाँ लगातार कई तरह के प्रदर्शन, धरने लगातार होते रहते हैं, ये इसी चीज के लिए चर्चित है। आज हमारे साथ एक युवा पीढ़ी है जो लगातार स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कि लैब टेक्निकल जो कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेके आज धरने पे बैठे हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो धरने पे आना पड़ा है। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है, लगातार काफी टाइम से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आज धरना विरोध प्रदर्शन भी है, काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्या मामला है पूरा? अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ कभी नहीं चाहता कि मरीजों को किसी तरह का कोई नुकसान हो। हमने सबसे पहले माननीय कलेक्टर के माध्यम से सीएम साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब को हमने ज्ञापन दिए, 3 दिन काली पट्टी बांधी, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि शासन प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। आज विधानसभा सत्र चल रहा है, हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित हों, मजबूरी में हमको यहाँ पे आना पड़ा। कोविड जब था, ये जितने भी साथी यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, कुछ साथी आज हमने काम बंद नहीं किया, पूरे प्रदेश के अंदर आज भी जांच कार्य हमने सुचारू रूप से संचालित कर रखा है। जब कोविड था तब ये लोग सबसे ज्यादा मरीज के नजदीक रह करके कोविड जैसी एक जो महामारी थी, इन्फेक्शन जो डिजीज थी, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। तब सरकार को हम पूछते हैं, उस टाइम प्राइवेट सेक्टर का कौन सा ऐसा अस्पताल था जो मरीजों का शोषण नहीं कर रहा था? ये गवर्नमेंट सेक्टर के लैब टेक्नीशियन थे जो उस वक्त मरीजों की जान बचा रहे थे। आज इस गवर्नमेंट सेक्टर के लैब टेक्नीशियंस का, इनके इन्वेस्टिगेशंस का जो निजीकरण किया जा रहा है, आज मैं कहता हूं कि पूरी 8 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। उनकी गुणवत्ता पूरी तरह से खराब हो जाएगी जांचों की। आज हम कहते हैं कि जब कभी कोई एक विशेष कोई ऑपरेशन या कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, आज एसएमएस के हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा अगर मान्य जांचें होती हैं तो हमारे सरकारी सेक्टर की जांचें ही मान्य की जाती हैं। आज उन सरकारी सेक्टर की जांचों का निजीकरण किया गया है। निजीकरण देखिए आप किस तरह से किया गया है। आप पीएससी सीएससी के अंदर जहां पर कोई चिकित्सक सुपर स्पेशलिटी का नहीं है, उन सुपर स्पेशलिटी की जांचों को वहां पे प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है। अब आप जांच करा दोगे, जांच कराने के बाद मरीज कहां जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि सुपर स्पेशलिटी का चिकित्सक तो वहां मौजूद हो जो उस जांच को देख सके। क्या केवल जांच कराना उद्देश्य है या मरीज का इलाज होना उद्देश्य है? आज सबसे बड़ा उद्देश्य है उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा, ये जो कर्मचारी हैं, जो लैब टेक्निकल हैं, ये सब लैब टेक्निकल जो हैं, ये सब सरकार के हॉस्पिटलों में कार्यरत हैं या प्राइवेट हैं? ये सारे के सारे जो यहाँ मौजूद हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल्स में कार्यरत हैं। इनमें हमारे युवा साथी हैं। आज बड़ा खेद का विषय है कि निजीकरण होने से किसको फायदा होता है? सरकार पे हमें कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आपने टेंडर किया है। आज मैं बात करूं 10 साल की, 10 साल के अंदर 3700 करोड़ का टोटल एमएनजेवाई का बजट है, जिसमें से मात्र 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार ने इनको दिया है।
आज जो जांचें सारी की सारी हमारी सरकारी सेक्टर के अंदर हो रही हैं, उसको 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देने का क्या औचित्य है? जब मशीन सरकार की है, जब बिल्डिंग सरकार की है, कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, आज उसके बावजूद 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष यूं ही व्यर्थ बेकार जाएगा। मरीज की गुणवत्ता खराब हो जाएगी जांच की, आपका आर्थिक भार अनावश्यक रूप से पड़ेगा, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाएंगे। भर्तियां आज जहां हवेंड स्टॉक मॉडल चल रहा है, वहां भर्तियों की स्थिति देख लीजिए। आज मैं कहता हूं राजस्थान एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पे कोई हमारे पास में साधन नहीं है। इन बच्चों के पास में, ये गरीब किसानों के बच्चे हैं, इनके पास किसी के पास में कोई संसाधन नहीं है सिवाय एक सरकारी नौकरी के। आज हवेंड स्टॉक मॉडल के या निजीकरण होने से ये सारे के साथ 6,000-7,000 में बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर रहेंगे। ये जिस ठेका पे है अभी इस टाइम कुछ लोग हमारे संविदा निविदा के हैं और हमारे बहुत से साथी हैं जो इन सर्विस हैं। सबकी पीड़ा है। आज जब जब निजीकरण हुआ है, चाहे वेस्ट बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया हो, चाहे हवेंड स्टॉक मॉडल जो राजस्थान में लागू किया जा रहा है ये हो, सारे के सारे जो जितने भी प्राइवेट मॉडल हैं सब शोषण के लिए बनते हैं। ये देख सकते हैं, बड़ा सवाल उठता है आखिर सरकार किस राह पे जा रही है, क्योंकि जितने भी हमारी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, सबको निजीकरण में कर दिया जा रहा है। और जो हमारे जो अच्छे जो काम करने वाले लोग हैं जहां मौजूद हैं, उनको हटा के निजी ठेके पे दिया जा रहा है, जबकि ये लोग वहां कार्यरत हैं और महामारी जैसी बीमारी के अंदर, कोरोना के अंदर, जिन्होंने अपनी लोग बिल्कुल निष्पक्ष खड़े होकर इन्होंने काम किया, आम जनता के बीच में रहे। पूरे सवाल कई है, पर सरकार की मंशा समझ नहीं आ रही। क्या लग रहा है कि सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है? ये सिर्फ जो प्राइवेट ठेकेदार हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्राइवेट जो कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों पे भी सवाल उठता है, आखिर निजीकरण करने का सवाल क्यों जाता है, जबकि हम उससे कम में हमारा काम करा सकते हैं, पर एक बड़े बजट को प्राइवेट कंपनियों को दे के उस काम को करा रहे हैं। जबकि हमारे पास कर्मचारी से लेके बिल्डिंग से लेके मशीनरी तक सब हमारे पास खुद है, तो उसको फिर भी निजीकरण में क्यों डाला जा रहा है? एक सवाल बड़ा होता है, आखिर सरकार की मंशा क्या है? लगातार निजीकरण के मामले में आगे बढ़ती जा रही है और हर कंपनी को निजी, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, आज की तारीख में देखा जाए तो 90% चीज निजीकरण में कर दी जा रही है। क्या लग रहा है कि ये मामला आखिर सरकार क्यों चाहती है निजीकरण करना? सरकार निजीकरण इसलिए करना चाहती है कि नए लोगों को सरकार को नौकरी ना देनी पड़े और सरकार डायरेक्ट कंपनियों को ठेके दे देवे और कंपनियों को फायदा पहुंचा देवे। इससे हमारे साथी जो अभी भी स्टूडेंट है या सरकार की तरफ से निविदा पे लगे हुए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे और जांचों की गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी। जांच की बात करें तो मरीज का तो कोई दोष नहीं, तो आपका भी दोष नहीं है, पर इसमें तो मरीज मर रहा है। इसमें मरीज प्रभावित हो रहा है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान सूखा प्रदेश है और इसके अंदर नौकरी के अलावा सबके पास बिजनेस और व्यवसाय नहीं है। इसलिए मरीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को ये कदम तुरंत वापस लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में निःशुल्क जांच योजना में कई देशों में अपना नाम कमाया है और इससे राजस्थान सरकार का नाम भी बहुत ऊपर गया है। हमने ऐसी परिस्थितियों में काम किया है जब सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, सभी कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए और अपने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसी महामारी में भी लैब टेक्नीशियन ने 24 घंटे कार्य करके अपना दमखम दिखाया और मरीजों की सेवा की। फिर भी सरकार ने अधिक पैसे देकर के इनको निजीकरण पे दे दिया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और ऐसा अन्याय हम नहीं सहेंगे। इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे बंद करो एमओयू बंद करो। इसी कड़ी में पहले हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री महोदय के नाम में। इसके बाद 3 दिन काली पट्टी बांधी ताकि हमें कार्य का बहिष्कार न करना पड़े। इसी क्रम में आज हम अपने कार्य को संचालित रखते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, धरना दिया है ताकि सरकार हमारी मांग माने। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो तुरंत लैब टेक्नीशियन की समस्त मांगे माने, निजीकरण को बंद कर दे, उनके पदनाम को जो परिवर्तन होना है, जो कैबिनेट में फाइल जानी है, तुरंत भिजवा करके पदनाम को पूरा करे। और हमारी ज्वलंत मांग जिसके हम हकदार हैं, लंबे समय से ग्रेड पे 4200 की चल रही है, वो भी हमें पूर्ण प्रदान करे। हमें 4200 ग्रेड पे सरकार देवे। एक बड़ा सवाल उठता है, कल हमने एक खबर प्रकाशित की थी जो पाली सीएमएचओ की थी, उसके अंदर एक मामला सामने आया था। हम एक बार जितेंद्र जी से फिर एक बार चर्चा करेंगे। एक मामला सामने आया था, F20 मॉडल के नाम से एक मशीन है जो कि सीएमएचओ ने, जिसकी कीमत 57,000 से लेके 70,000 की है, उसकी जो सीएमएचओ डिपार्टमेंट ने उस मशीन को खरीदा। उस मशीन की जो वैल्यू लगाई गई, सरकार के जो सीएमएचओ अधिकारी हैं, 2,44,000 रुपए उस मशीन को खरीदी। आखिर ऐसा सरकार में ऐसा घालमेल क्यों हो रहा है?
एक मशीन है F20 के नाम से 200 के नाम से मॉडल है, जो कि पाली CMHO ने खरीदी, जिसकी ऑनलाइन और मार्केट वैल्यू जो दुकानदारों से है उसकी कीमत जो है 50,000 से 70,000 है हाईएस्ट, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। वो CMHO ने, पाली CMHO ने 2,44,000 की खरीदी। ऐसी घालमेल पे क्या कहेंगे आप? देखो, कहीं भी अगर इस तरह की खरीदारी होती है, सबसे पहले जिम्मेदारी विभाग की बनती है कि इस तरह की जो महंगी मशीनें हैं उन पे कहीं ना कहीं सुपरविजन जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। कई जगह हमें ये भी देखने को मिलता है कि जहां जरूरत है वहां मशीनें नहीं खरीदी जा रही। बहुत से मरीज आज ऐसे हैं जिनको वहां सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा है, वहां मशीनों की जरूरत है तो कुछ मशीनें हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कहीं कोई धांधलीबाजी हुई है तो विभाग के आला अधिकारियों को सोचना चाहिए कि मरीजों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, सरकार पे किसी तरह का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़े। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, ये सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने शायद ये आज 10,000 की प्राइवेट जॉब करने को मजबूर हैं और कहीं ना कहीं ये जो नौकरी कर रहे हैं आज ये उसको भी खतरा समझ के लगे पड़े हैं कि ये हमारी नौकरी ना जाए। आखिर सरकार निजीकरण करना क्यों चाहती है? आखिर मकसद क्या है? जो काम हमारा 2 रुपए में हो रहा है तो उसके 10 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे मुद्दों को लेकर इन्होंने आज अपनी मांगे रखी हैं, जो कि निजीकरण है बंद किया जाए और सरकार जो इनका है जो प्रमोशन करे और इनको परमानेंट की घोषणा की जाए। लगातार ये अपनी सर्विस दे भी रहे हैं। क्या लगता है ऐसे पूरे मामले पे क्या होना चाहिए? देश का सबसे बड़ा राज्य, 8 करोड़ की पॉपुलेशन, राजस्थान और जो राज्य पूरे देश में हेल्थ सेक्टर के मामले में मॉडल स्टेट माना जाता है, और यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड काल के दौरान साबित भी किया है। राजस्थान में जो डेथ रेट थी वो मिनिमम थी और कोविड के मोर्चे पे शानदार कार्य किया था। चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कैडर हो, चाहे पैरामेडिकल कैडर हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, हेल्थ सेक्टर के जितने कर्मचारी उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर बनकर काम किया था। तो राज्य सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जब ऑलरेडी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत कम से कम 60-70 ट्रेनिंग सेंटर पूरे राज्य में संचालित है। मेडिकल कॉलेज स्तर पर BSc MLT DMLT के कोर्सेज है वो संचालित है। इतने बेरोजगार हैं। एक दौर था आज से 10-15 साल पहले जब लैब टेक्नीशियन के अगर 100 पदों की भर्ती आती थी तो मात्र 10 पद पर ही आवेदन उपलब्ध होते थे और उन्हीं की भर्ती होती थी। आज राज्य सरकार की कोई मजबूरी नहीं है कि इस पूरे निःशुल्क जांच योजना के जो मॉडल है उसको हब एंड स्पोक मॉडल के तहत निजीकरण को दिया जाए। मेरा मानना है ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। 200 करोड़ का प्रतिवर्ष का बजट है और राज्य सरकार की MNJY का जो बजट देखा जाए, बीच में राज्य सरकार ने 36 जांचें हैं जिला स्तर पर चलाई थी PPP मोड पर। उसको बजट के अभाव में राज्य सरकार को बंद करना पड़ा था। वो बजट इतना बढ़िया था कि जो हमारा सरकारी क्षेत्र का बजट था उससे निजी क्षेत्र का बजट ज्यादा जा रहा था। इसलिए एक आम लैब टेक्नीशियन, एक बेरोजगार लैब टेक्नीशियन, एक सेवारत लैब टेक्नीशियन, एक सेवारत लैब सहायक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में हम प्रतिदिन करोड़ों जांचें निःशुल्क कर रहे हैं तो राज्य सरकार की क्या मजबूरी है जो बेरोजगार के हितों पे कठोराघात हो रहा है। लैब टेक्नीशियन जिन्होंने कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर बनकर काम किया था, आज तक उनकी एक भी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। साथ में जो बेरोजगार साथी हैं जो राज्य भर से आए हुए हैं, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे धौलपुर हो, सब जगह के सेवारत लैब टेक्नीशियन, सेवारत लैब सहायक और प्रशिक्षित बेरोजगार और संविदा का जो दंश झेल रहे हैं राज्य भर में 8,000 का लैब टेक्नीशियन का कैडर है, 3-3.5 हजार का लैब सहायक का कैडर है और 7-8 हजार जो प्रशिक्षित बेरोजगार है वो अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं निजी प्रयोगशालाओं में और इवन राज्य सरकार के बैनर तले 5,000-6,000 के अल्प वेतन पे कार्य कर रहे हैं। उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है और जो राज्य सरकार और ये जो मंत्रिमंडल जो दम भरता है कि हम भर्तियों का पिटारा खोल रहे हैं, तो हम उस पिटारे को देखना चाहते हैं कि एक बेरोजगार लैब टेक्नीशियन के लिए उनके पिटारे में, उनके दामन में क्या है और एक लैब टेक्नीशियन जो पदना परिवर्तन जो कैबिनेट से अप्रूवल बाकी है उसको लेकर जूझ रहा है। राजस्थान हेल्थ सेक्टर में मॉडल स्टेट है, आसपास के सभी राज्यों में लैब टेक्नीशियन को 4200 ग्रेड पे मिल रही है। तो इतना सशक्त राज्य होते हुए जब डबल इंजन की सरकार है, राज्य सरकार की क्या मजबूरी है कि आज भी लैब टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे अटका हुआ है। मैस अलाउंस है उसकी हमारी डिमांड 20 साल पुरानी है, जो हमारा स्पेशल अलाउंस है उसकी डिमांड हमारी 20 साल पुरानी है। तो हम लगातार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू होने से लगातार आज वर्तमान तक वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी आवाज उठा रहे हैं और हमने हमेशा कार्य करके अपना विरोध जताया है। लैब टेक्नीशियन एकमात्र राज्य का ऐसा कैडर है
जो ज्ञापन भी देने जाता है तो दोपहर को 2 बजे ड्यूटी खत्म करके फिर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देता है। तो इतने कर्मठ लैब टेक्नीशियन कैडर को मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में जो मॉडल स्टेट है उसमें राज्य सरकार की क्या मजबूरी है कि हमें ये हब एंड स्पोक मॉडल झेलना पड़ेगा। और जहां तक निजी क्षेत्र की बात है, आम आदमी बेहतर जानता है कि निजी प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है, किस तरह की क्वालिटी, किस तरह की गुणवत्ता उपलब्ध हो सकेगी। जहां SNMC है, SMS मेडिकल कॉलेज है, जहां इतने शानदार विशेषज्ञ प्रोफेसर की सेवाएं उपलब्ध है, उनकी सेवाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिल सकता है। तो राज्य सरकार आम जनता के हितों के साथ कुठाराघात करने पर क्यों तुली हुई है? तो हमारा तो मानना यही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंत्रिमंडल से निवेदन है कि इस MOU को रद्द करें और जो वर्कफोर्स मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक और जो बेरोजगार प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनकी जल्द से जल्द कम से कम 2,500-3 हजार पदों पर इनकी भर्ती निकले और इससे भी बेहतरीन सेवाएं देने के काम राज्य सरकार को प्रॉमिस करते हैं। 200 करोड़ का बड़ा बजट और निजीकरण की घोषणा, कहीं ना कहीं संकट का अंदेशा। आज लगातार विरोध प्रदर्शन में ये पूरे जो इस कार्य में कार्यरत हैं मेडिकल के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं ये 8,000 से 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ इसमें परमानेंट कर्मचारी भी शामिल हैं। आखिर सरकार निजीकरण की नीति क्यों लाना चाहती है? देखने की बात होगी कब तक इनकी डिमांडें पूरी होती हैं और कब तक इनका संघर्ष चलता रहेगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।